नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हल करेंगे हम कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो दिसंबर में प्रस्तावित है। तो गाइज उसी के लिए हम ये पेपर लेकर आया हूँ। पेपर को इस तरीके से बनाया गया है विद्यार्थियों कि 1% भी पीछे न छूटे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में ये पेपर पूछा जाएगा, जो हूबहू सवाल जो भी प्रश्न इस पेपर में दे रखे हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे। गाइज आपको इस पेपर के माध्यम से हल सहित पूरा पेपर हल करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें। अगर हो सके तो प्रश्नों को नोट करते जाइए, ताकि अर्धवार्षिक में जब अर्धवार्षिक आपकी दिसंबर में प्रस्तावित है तो उस समय तक आप भूलें ना इस प्रश्नों को। तो सब कुछ हम हल करेंगे, एक एक प्रश्न को सब कुछ विस्तार से सब कुछ दे रखा है। इसमें उत्तर सहित पेपर दे रखा है हमने, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है। इन्हीं में से आपके पूरे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो हल करेंगे पूरा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखो, कक्षा 8वीं का पेपर हमने बनाया है और हर स्कूल के जो भी विद्यालय हैं, उन राजस्थान के या फिर अन्य जो भी हैं स्टेट के, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ताकि सभी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। तो गाइज आपके लिए एक शानदार मौका है, सुनहरा मौका है, कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर कर सको। ठीक है, तो अमल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा आपके, और ये सही उत्तर का चयन करना है। अपशब्द में आएंगे आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो आपके कुछ पूछे जाएंगे, तो इन्हीं में से हम हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो गाइज मिट्टी में जो पोषक स्तर होते हैं उसको बनाने के लिए गाइज उसमें क्या मिलाया जाता है? खाद। जो खाद होती है गाइज वही मिलाई जाती है मिट्टी में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपके, संचरण रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा होता है। तो सभी को पता होगा, शायद आप पढ़े हो 8वीं में जो भी पढ़ाया गया आपके द्वारा, आपके जो सर ने पढ़ाया होगा। तो उनमें जो घरेलू मक्खी होती है गाइज वही सबसे बड़ा इसका मुख्य कारक होता है, जो सनसनी रोग का। ठीक है, अगला है, नेप्थलीन की गोलियां जो बनाई जा सकती हैं, किससे बनाई जा सकती है। देखो, कोयले के जो प्रक्रम होता है उससे 3 उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो उनमें से कोयला कोलतार होता है गाइज, जो उन्हीं में से कोलतार से ही नेप्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है। देखो, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें ज़रूर, क्योंकि गाइज आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आने वाली है। तो शानदार सुनहरा मौका है आपके, सोने में सुहागा, ताकि एक भी पर्सन आपके पीछे न रहे, जो इन्हीं में से आपके पेपर पूछे जाने वाला है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं क्या गाइज। जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत शानदार पेपर बनाया गया हमारे द्वारा, जो हमारी टीम के द्वारा, एक भी पर्सन पीछे नहीं छूटेगा और ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न होगा आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला है, क्षतिग्रस्त भी जल की सतह पर, जो क्षतिग्रस्त जल की सतह पर क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। ठीक है, तैरने, यहाँ तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग होगी गाइज, जो क्षतिग्रस्त भी जल की सतह पर तैरने लगेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके, अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है कौन। जो भाई प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक वो अपघटित बहुत कई वर्षों में हो जाता है, मतलब होता ही नहीं, बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन होता है तो वो कई वर्षों में हो जाता है, हजारों वर्षों में। अगला है, आयरन जल से अभिक्रिया करता है। तो भाई आयरन है वो किसी जो धीमी, देखो लोहा होता है ना, लोहा वो जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। देखो, लोहा बहुत समय तक पड़ा रहता है जल के साथ, फिर वायु के साथ संपर्क में आने से क्या होता है, जंग लगती है। तो जंग बहुत देरी से लगती है, तो हमें सभी को पता है, हमारे दैनिक जीवन में काम आता है कि भाई यहाँ जंग, जो आयरन ऑक्साइड होता है वो जंग का सूत्र होता है। तो इसी वजह से जो आयरन होता है वो इसके संपर्क में आता है जल के, जिससे कारण बहुत धीमी अभिक्रिया होती है। अगला है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन सा। सीएनजी। अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में सीएनजी, क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषित करता है, एक पूर्ण दहन होता है इसका, और ये सस्ता भी है, तो इसलिए ये क्या है कि वाहनों के रूप में सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। अगला प्रश्न होगा आपके, मिलान करना। देखो, अगला प्रश्न आएगा मिलान करने का। तो सबसे बेस्ट पेपर है ये बस अर्धवार्षिक में,
एक भी % आपके बाहर नहीं जाएगा, हमारे पूरा आश्वासन है आपके साथ। तो सबसे पहला है टेडपोल। टेडपोल क्या है गाइस? लार्वा, ठीक है, लार्वा एक साथ मिलाएगा। और जो बाह्य निषेचन होता है वो मछली, मछली में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। वो जो जलीय जीव होते हैं ना, मेढक है, मछली वगैरह, उसमें क्या होगा? बाह्य निषेचन होगा, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक वो होता है जो शरीर के अंदर अंदर होता है, और जो बाहरी निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। जैसे मछलियाँ होती है जो अपने क्या होगी, जो भी नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक को बाहर छोड़ देती है, जिससे क्या होगा कि दोनों का निषेचन हो जाता है। अगला है जरायुज। जरायुज क्या है? मनुष्य, जो जंतु को, जीव को, जैसे सीधे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, जो मनुष्य होता है। और अंडाणु क्या होता है? अंडाणु एक एकल कोशिका है, ठीक है। तो इसका उत्तर ये होगा, टेडपोल लार्वा होगा, और बाह्य निषेचन मछली होगा, जरायुज मनुष्य होगा, और अंडाणु एकल कोशिका। तो ये इसका उत्तर होगा आपके। अब आने वाले हैं आपके प्रश्न, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उसके बाद थोड़े बड़े होंगे, और उसके बाद और ज़्यादा बड़े होंगे। देखो सबसे पहले आपके अति लघुत्तमात्मक हो गए, शायद 30 शब्दों में या एक लाइन में वगैरह में, उसमें आपके प्रश्न ये पूछे जाएंगे। देखो इस तरीके से आपके प्रश्न आएगा, और ये आने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारा पूरा आश्वासन है आपके साथ। और बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो NPK से क्या से हैं? देखो N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस, और K का मतलब होता है पोटेशियम। ये तीनों मिश्रित उर्वरक होते हैं, जो तीनों पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अगला है कि डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम बताइए, जो मादा एडिस मच्छर, ठीक है। अगला है थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण है, पॉलीथीन और PVC। ये आपके देख लो प्रश्न, ऐसे 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 देखो ये आएंगे आपके प्रश्न अर्धवार्षिक में। पॉप ध्वनि से क्या हास्य है? हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? पॉप ध्वनि। जो हाइड्रोजन गैस को गाइस जो जलाते हैं ना, हाइड्रोजन गैस, उससे जो उत्पन्न ध्वनि वो पॉप ध्वनि कहलाती है। अगला है परिष्करण क्या है? तो पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक होते हैं, जैसे होता है पेट्रोल, डीजल, ये गैस वगैरह, स्नेक है, मोम है, और मिट्टी का तेल, इनको क्या है कि अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिष्करण कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के विभिन्न प्रकारों को अलग करना। 4 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम बताओ। देखो 4 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम बताने आपको। सफ़ेद हाथी है, शेर है, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। ये हैं आपके 4 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम। मैंने आपको इसका पेपर बनाया है, उत्तर उनके साथ दे रखे, सब कुछ आप वैसी अगर, और हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बस वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं आप। मैं वहाँ PDF डाल दूंगा, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में एक सोने में सुहागा ही पेपर होगा गाइज। बस एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, वो आपको पेपर देखने को मिलेगा। अगला है रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? देखो ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये 45 से 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में होती है, ठीक है। जो रजोनिवृत्ति होती है, ऋतुस्राव, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके रुक जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये 45 से जो 50 वर्ष की आयु, 45 से 50 वर्ष की आयु तक, ठीक है। जैसे मान लो 14 से लेकर 45 या 50 तक शायद ये होती है इसकी ऋतुस्राव, रुक जाता है यहाँ तक, इस उम्र तक। अगला है मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। क्या है? सबसे बढ़िया प्रश्न ये है कि गाइस मोमबत्ती का आपका चित्र आएगा अर्धवार्षिक में, कि मोमबत्ती का ज्वाला सहित चित्र बना। देख लो ये गाइस इस तरीके से आपके प्रश्न आएगा, और इस तरीके से आपको क्या करना है? चित्र बनाना। हमने जो आपको चित्र दे रखा है बहुत अच्छी तरीके से पेपर बनाया है, एक भी मिस नहीं किया हमने। बहुत शानदार शानदार तरीके से एक एक प्रश्न को निकाला है हमने, और इसलिए हम ये पेपर सभी के विद्यार्थियों के लिए होगा, पूरे इंडिया में जितने भी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है हर स्टेट में, उसी के लिए। देखो यहाँ जो चित्र दे रखा है, देखो ऊपर वाला सबसे गर्म, जो गर्म होता है भाग, और निचले वाला जो बीच वाला होता है कम गर्म, और उससे नीचे वाला है सबसे कम गर्म, ठीक है। और इससे ऊपर वाला है जो पूर्ण देन का जो बाह्य क्षेत्र होता है नीला, ये आंशिक देन होगा। ये जो बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक जो काला काला होता है वो बिना जली, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है? चित्र बनाना है। जो हमने दे रखा है उस तरीके से आपको चित्र बनाना है। अच्छी तरीके से देख लीजिए और अपनी किताब से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला सबसे खास प्रश्न है आपके, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब एस्ट्रोजन क्या है और टेस्टोस्टेरोन क्या है? देखो ये मादा हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन है वो मादा हार्मोन है, और ये मादा लक्षणों के विकास करता है, जैसे स्तनों का विकास हुआ वगैरह, जो जननांग होते हैं इनका विकास होता है एस्ट्रोजन जैसे
जो होते हैं ना, ब्रेस्ट जो होती है, स्तन होते हैं, उनका विकास होता है। और एक मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है कि नर हार्मोन, एक नर हार्मोन है, ठीक है, जो वर्षण द्वारा स्त्रावित होता है। और ये क्या है, नर नर जो लक्षण होते हैं उनका विकास करता है। जैसे शुक्राणु होता है, शुक्राणु का उत्पादन इस हार्मोन की वजह से होता है। और महिलाओं में अंडाणु का जो विकास होता है, जो स्त्रावण होता है, वो क्या होता है कि इस एस्ट्रोजन की सहायता से होता है, ठीक है, इस एस्ट्रो। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बस आशा करूँगा आप समझते होंगे। तो अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जो मैंने दे रखा है उन पर टिप्पणी लिखिए। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य पर टिप्पणी बताते हैं कि एक जलीय पदार्थ है, जलीय पदार्थ जो होता है जलीय, ठीक है, सॉरी आज मिस प्रिंटिंग होगी। तो एक जलीय पदार्थ है जो कोशिका के झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है, केंद्रक कोशिका द्रव्य, ठीक है। जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्र के बीच में पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये क्या है कि गाइस, और ये जो ये संगठक है वो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कोल्जिका और राइबोसोम होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अन्य संगठक, कोशिका के जो अन्य संगठक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोल्जिका है, राइबोसोम, ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब आएगा केंद्रक। अब केंद्रक में क्या होता है, ये गोलाकार संरचना है तथा ये कोशिका के मध्य भाग में स्थित होती, कहाँ होती, मध्य में स्थित होती, केंद्रक। और केंद्र कोशिका द्रव्य एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, केंद्र के कोशिका द्रव्य की एक झिल्ली द्वारा का अलग रहता है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। ये एक सरंध्र होती है तथा ये कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती, कौन, केंद्रक झिल्ली होती है, जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के एक मध्य में पाई जाती है, जो एक क्या होती है, सरंध्र होती है, ठीक है। जो कोशिका जो बीच आने वाले जो पदार्थ होते हैं उसका आवागमन करती है। कभी जैसे केंद्रक जो कोशिका द्रव्य से ले जहाँ से पदार्थ आते हैं केंद्रक में, वहाँ कौन बीच में आवागमन करता है, वो केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है। ये जो प्रश्न दे रखा है यही होगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो, धातु हैं वे पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, अगाध वर्धनीय होते हैं, उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु। जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है, धातु, जो कठोर चमकीले, इस तरीके से गुण पाए जाते हैं धातुओं में, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक रेशे तथा कृत्रिम रेशों में अंतर बताइए। अब बताना है आपको प्राकृतिक रेशों में और कृत्रिम रेशों में क्या बताना, अंतर बताना। तो सबसे पहला है कि प्राकृतिक रेशे ये कम मजबूत होते हैं। सबसे पहली बात है ये क्या होते हैं, कम मजबूत होते हैं। और प्राकृतिक रेशे बहुत अधिक पानी सोखते, क्या होते हैं, पानी सोखते। प्राकृतिक रेशे कपड़ों के कीड़ों तथा रसायनों के प्रभाव से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ये हैं तो हानिकारक। जो प्राकृतिक रेशे वो कम मजबूत होंगे और अधिक पानी सोखते हैं, और ये क्या होते हैं, कीड़ों रसायनों के खराब से हो जाते हैं। अगला है जो कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं गाइज, ठीक है। और ये कम पानी सोखते हैं, और ये क्या है, साधारण रसायनों से खराब होते ही नहीं है। इसका मतलब सबसे बेस्ट कौन होगा, कृत्रिम रेशे होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, जो खराब नहीं होते, मजबूत होते हैं और कम पानी सोख सकते, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। अगला प्रश्न आपके बहुत खास इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में आने वाला है। ये जो दे रखा, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। जंतु कोशिका और पादप को हमने जो दे रखा है बहुत शानदार तरीके से गाइज, जो आपकी परीक्षा में आने वाला है, ये जो देख लो, जिस तरीके से आपने जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका चित्र दे रखा है वो आप देख लीजिए। ये देख लो, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और ये है गाइज, ये हैं आपके पादप कोशिका, और ये हैं आपके जंतु कोशिका, ये हैं आपके जंतु कोशिका। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चित्र दे रखा है, और ध्यानपूर्वक याद करिए, कोशिश करिए इसे याद करने की। जो भी प्रश्न दे रखा है ये है जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका, जहाँ पर कोशिका पीति पाई जाती है, इस तरीके से आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, बल किसे कहते हैं, अनोनीय क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है। सबसे पहले आपको बल की परिभाषा बता दें, किसी वस्तु पर लगने वाला, यहाँ जो परिभाषा दे रखी है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव के को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्या होना चाहिए, अनोनीय क्रिया। जैसे कि हम केवल कार के पीछे खड़े रहने के मात्र से कार में उसे गति नहीं दे सकते। देखो, जैसे मान लो हम किसी कार के पीछे खड़े हैं, तो हम कार को गति नहीं दे सकते जब तक कि हम उसे धक्का नहीं मारते। इसका मतलब जो भी बल कब कार्य करेगा, जब दो वस्तुओं के मध्य
आपस में एक क्रिया होगी। जैसे कार और कार के पीछे हम खड़े हैं, कार खड़ी है तो कार कोई अनूनी क्रिया नहीं हो रही है हमारे और कार के बीच में। लेकिन वैसे हम कार को धक्का देंगे तो गाइज क्या है, कार चलने शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने धक्का दिया, इसका मतलब बल दिया ना। इसलिए किसी भी बल को में अनूनी क्रिया होनी जरूरी है, ठीक है, इसलिए बल कार्य करेगा। तो ये जो बल की परिभाषा दे रखी है और बहुत शानदार तरीके से दे रखी है, ये प्रश्न आपके आने वाला है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, बस आपके बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से अंक आएंगे आप। और अगला प्रश्न है आपके 18वां लास्ट प्रश्न है आपके, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। गाइज एक जो दोलक है वो 4 सेकंड में क्या करता है, 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवर्ती ज्ञात। हमें पता है कि आवर्ती का सूत्र क्या होता है, ये देख लो। आवर्ती का सूत्र दोलनों की संख्या बटा समय होता है। तो दोलनों की संख्या कितनी है, 40, और कितना है 6 में समय कितना हमारे पास 4, तो इनसे काट दो, कितनी बार भाग गया 10, तो 10 हर्ष आएगा। जो हर्ष तो आपको लिखना जरूरी है गाइस, क्योंकि हर्ष नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्ष जो आवर्ती का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। और तो ये तो आ गया हमारा क्या है, आवर्ती। अब आएगा कि हमें अब दूसरा पूछा है कि हमारा क्या ज्ञात कीजिए, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का सूत्र है 1/आवर्ती, तो 1/आवर्ती ज्ञात कर दो। तो गाइज ये देख सकते हो 1/आवर्ती हमारे पास कितनी है, 10, तो 1 में 10 का भाग दो, तो ये कितने हो जाएगा 0.1 सेकेंड। देखो सेकंड लिखना जरूरी है गाइज, क्योंकि सेकंड नहीं लिखोगे इसका मात्रक है, मात्रक लिखना जरूरी है। तो ये था हमारे कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, शानदार तरीके से पेपर बनाया गया हमारे द्वारा। एक भी परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। बस आशा करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, याद किया होगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ नए पेपर को लेकर, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में होने वाली हैं, प्रस्तावित हैं। बस उन्हीं के लिए हम पेपर डालेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।